चलिए पहले समझे परितंत्र यानी इकोसिस्टम क्या है। हमारे चारों ओर विभिन्न जीव जैसे पेड़, पौधे, विभिन्न जंतु, सूक्ष्म जीव तथा अजैव कारक जैसे मृदा, वायु, बारिश, ताप, खनिज इत्यादि होते हैं। इससे हमारा पर्यावरण यानी एनवायरमेंट बनता है। अपने पर्यावरण में कोई भी जीव अकेला नहीं रह सकता। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को अपने आसपास स्थित अन्य जीवों तथा अजैव कारकों के साथ परस्पर अन्योन्य क्रिया करना आवश्यक है। जैसे वन में विभिन्न जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर तथा अजैव कारकों पर निर्भर है। गांव में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारणवश दूसरे व्यक्तियों, विभिन्न प्राणियों तथा विभिन्न भौतिक कारकों पर निर्भर है। किसी क्षेत्र के सभी जीव वातावरण के अजैव कारक तथा उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया को संयुक्त रूप से परितंत्र कहते हैं। जैसे वन तथा गांव परितंत्र है। परितंत्र एक छोटी जल जीवशाला यानी एक्वेरियम जैसा अत्यधिक छोटा तथा एक बड़े सागर जैसा अत्यधिक बड़ा भी हो सकते हैं। परितंत्र प्राकृतिक हो सकता है या मानव निर्मित भी हो सकता है। प्रकृति द्वारा निर्मित परितंत्र जैसे सागर, वन, नदी, झील, तालाब, पर्वत इत्यादि सभी प्राकृतिक परितंत्र है। जबकि मानवों द्वारा निर्मित परितंत्र जैसे जल जीवशाला, बगीचा, खेत मानव निर्मित परितंत्र है। किसी भी परितंत्र में जैव घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स तथा अजैव घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। उदाहरण के लिए तालाब परितंत्र में मछली, मेंढक, विभिन्न पंछी, सूक्ष्म जीव, शैवाल तथा आसपास के पेड़ आदि सभी जीव घटक कहलाते हैं तथा वर्षा, जल, मृदा, ताप, खनिज आदि सब अजैव घटक कहलाते हैं। यदि हम जैव घटकों की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। वे स्वपोषी जीव यानी ऑटोट्रॉफ्स जैसे हरे पौधे और कुछ जीवाणु इत्यादि जो प्रकाश संश्लेषण से समस्त परितंत्र के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। वे विषमपोषी जीव यानी हेटेरोट्रॉफ्स जैसे बकरी, खरगोश, लोमड़ी, शेर इत्यादि जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कहलाते हैं। बकरी, हिरण, खरगोश, टिड्डा इत्यादि जैसे जीव स्वपोषी जीवों से प्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें शाकाहारी यानी हर्बीवोरस कहते हैं। शेर, लोमड़ी, चीता जैसे जीव जो अन्य जंतुओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मांसाहारी यानी कार्निवोरस कहलाते हैं। कुछ जीव जैसे मानव, सुअर, मुर्गी अपना भोजन पौधों तथा अन्य जंतुओं दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस कहते हैं। कुछ जीव जैसे किलनी, जू, प्लाज्मोडियम, अमरबेल इत्यादि अन्य जीवों के शरीर से उन्हें बिना मारे भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें परपोषी यानी पैरासाइट्स कहते हैं। कई जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन यानी डिकम्पोजिशन करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। ऐसे जीव अपघटक यानी डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। ये पदार्थ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पोषकों के चक्रण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब चलिए जानते हैं आहार श्रृंखला यानी फूड चेन एवं आहार जाल यानी फूड वेब के बारे में। किसी भी परितंत्र में जीव भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। जैसे पौधों से टिड्डा, टिड्डे से मेंढक, मेंढक से सांप और सांप से गरुड़ भोजन प्राप्त करते हैं। जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे के लिए भोजन है, आहार श्रृंखला कहलाती है। भिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई भी भिन्न होती है। वास्तविक रूप से एक जीव एक से अधिक जीवों को खाता है और स्वयं एक से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। इस तरह विभिन्न आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़कर
आहार श्रृंखलाओं का एक जाल बनाती है, जिसे हम आहार जाल कहते हैं। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रत्येक चरण या कड़ी एक पोषी स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। इस तरह से स्वपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर का, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर का, छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर का और बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा है। पादप सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, तब खाए हुए भोजन का लगभग 10% भाग ही जैव मात्रा यानी ऑर्गेनिक मैटर में बदल पाता है। शेष ऊर्जा का ऊष्मा, पाचन की क्रिया, विभिन्न जैव प्रक्रम, वृद्धि एवं जनन में ह्रास होता है। इस तरह अगले स्तर के उपभोक्ता के लिए खाए हुए भोजन का केवल 10% भाग ही उपलब्ध हो पाता है। यह प्रत्येक स्तर के लिए सत्य है। इस तरह प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का लगभग 10% भाग ही अगले स्तर पर पहुंच पाता है। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि होने से प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। चूंकि अगले स्तर के लिए बहुत कम ऊर्जा उपलब्ध हो पाती है, इसलिए आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 स्तरों तक मर्यादित होती है। ध्यान रहे, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इस तरह ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से पादप, पादपों से प्राथमिक उपभोक्ता तथा अगले पोषी स्तरों में हो सकता है, लेकिन विपरीत दिशा में नहीं हो सकता। आहार श्रृंखला के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है। जल प्रदूषण तथा अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से विभिन्न रसायन मृदा में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पौधों से ये रसायन अन्य जंतुओं में पहुंच जाते हैं। कुछ रसायनों जैसे DDT अजैव निम्नीकृत यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए ये प्रत्येक पोषी स्तर पर क्रमशः संगठित होने लगते हैं। इसे ही हम जैव आवर्धन यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसके कारण किसी पोषी स्तर पर रसायनों का सांद्रण उसके निचले पोषी स्तर से अधिक पाया जाता है। इस तरह से अंतिम पोषी स्तर पर यह सबसे अधिक पाया जाता है। क्योंकि मनुष्य किसी भी आहार श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर है, इसलिए मनुष्य में इन रसायनों का सांद्रण सबसे अधिक है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। आप अपने अध्यापक से जैव आवर्धन पर अवश्य चर्चा करें तथा यह अवश्य ज्ञात करें कि जैव आवर्धन की समस्या को कैसे रोका जा सकता है तथा इसका हल क्या है। वन वे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जिन पर पादप एवं जंतुओं के विभिन्न स्पीशीज तथा विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जंतुओं और पादपों की विविधता यानी वैरायटी को उस क्षेत्र की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहते हैं। वन तथा वन्य जीव हमारे लिए तथा पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। वे पर्यावरण में संतुलन भी बनाए रखते हैं। हमें कई वस्तुएं वनों से उपलब्ध होती हैं। हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम वनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जिससे वन और वन्य जीवों को भारी हानि हो रही है। इससे वन क्षेत्रों की जैव विविधता भी नष्ट हो रही है। विभिन्न स्पीशीज की रक्षा के लिए वनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसलिए वनों को जैव विविधता के विशिष्ट स्थल यानी हॉटस्पॉट माना गया है। हमारी गतिविधियों के कारण वन संपदा को भारी हानि हो रही है। वनों की कटाई के कारण कई समस्याएं आती है, जैसे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का नियंत्रण नहीं हो पाता, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा है। इस समस्या को हम वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पेड़ मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। पेड़ न होने के कारण उपजाऊ परत वर्षा के जल के साथ बह जाती है तथा
हवा के साथ उड़ जाती है। इसी को हम मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन कहते हैं। पेड़ों की अत्यधिक कटाई से हरी भरी भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होती है। पेड़ न होने के कारण वर्षा का जल बह जाता है, जिससे बाढ़ यानी फ्लड जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। पेड़ न होने के कारण जल भूमि में नहीं जा पाता, जिसके कारण भूमिगत जल की भरपाई नहीं हो पाती। इसी तरह पेड़ न होने के कारण पर्यावरण में परिवर्तन होता है तथा जीवों के आवास को भी नुकसान होता है, जिससे वन और वन्य जीवन को भारी नुकसान होता है। चलिए अब चर्चा करें वनों के संवर्धन की। इसके लिए हमें वनों से संबंधित व्यक्तियों की पहचान करना आवश्यक है। इन्हें हम दावेदार यानी स्टेक होल्डर कह सकते हैं। वनों के संदर्भ में प्रमुख दावेदार इस प्रकार हैं। स्थानीय लोग वन से विभिन्न वस्तुएं प्राप्त करते हैं, इसलिए वे वनों का संवर्धन करते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भी वनों में लोग रहा करते थे। क्या इससे वनों को नुकसान हुआ? नहीं, उन्होंने ऐसी विधियों का विकास किया था जिससे संपोषित विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। अभी भी वनों के संरक्षण की परंपरा स्थानीय लोगों ने जारी रखी है। अंग्रेजों ने वनों का अत्यधिक दोहन किया। जब वनों का नियंत्रण सरकार के वन विभाग के पास गया, तो वन क्षेत्रों को नष्ट करके इस पर एक ही प्रकार के वृक्ष लगाए गए। इससे उद्योगपतियों को कच्चे माल का स्रोत तथा वन विभाग को राजस्व प्राप्त हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर जैव विविधता नष्ट हो गई। इससे विभिन्न प्रजातियां लुप्त हो गई या लुप्त होने के कगार पर है। हमें औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर करनी चाहिए, वनों को काट कर नहीं। प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमी वन पर निर्भर नहीं है, लेकिन वनों के प्रबंधन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वे समाज को वनों के महत्व को बताते हैं तथा संगोपन का संदेश देते हैं। वे संसाधनों का दोहन अविवेकपूर्ण ढंग से करने को भी रोकते हैं। स्थानीय निवासी अपनी परंपरा के अनुसार वनों का संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखें। सन 1731 में राजस्थान के जोधपुर में स्थित खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए गांव के 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने अपने आप को बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है। सन 1970 के शुरुआती दशक में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में स्थित गढ़वाल के रेनी गांव में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। एक ठेकेदार को गांव के पास स्थित पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई। पेड़ों को काटने के विरोध में गांव की महिलाओं ने पेड़ों को बाहों में भरकर ठेकेदार के लोगों को पेड़ काटने से रोका। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। वन संसाधन का संपोषित विकास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में अत्यधिक दोहन के कारण साल के वन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। अधिकारी A.K. बैनर्जी ने मिदनापुर के अराबाड़ी क्षेत्र में एक योजना आरंभ की, जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों को वनों के संवर्धन के कार्य में सम्मिलित किया गया। इससे ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ, उन्हें उपज की 25% के उपयोग का अधिकार भी मिला तथा ईंधन के लिए लकड़ी लेने और पशुओं को चराने की अनुमति दी गई। स्थानीय लोगों की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से बेकार समझा जाने वाला अराबाड़ी का सालवन फिर से समृद्ध हो गया। इस वन का मूल्य 12.5 करोड़ आंका गया है। हमें वन्य जीवों का भी संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए जंतुओं के शिकार पर लगाए गए प्रतिबंध का हमें यथोचित रूप से पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्यों की सहायता से जंतु
और उनके रहने के स्थान को संरक्षित किया गया है। आप वन्य जीवों तथा वनों का संरक्षण करने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, इसके बारे में अपनी कक्षा में अवश्य चर्चा कीजिए। आपने समाचार पत्रों या टीवी पर ओजोन परत के अपक्षय यानी ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में अवश्य पढ़ा या देखा होगा। चलिए आज इस विषय पर चर्चा करें। ओजोन का एक अणु यानी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं यानी एटम से बनता है। हालांकि ओजोन एक घातक विष है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सूर्य से पृथ्वी की ओर प्रकाश के साथ हानिकारक पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट यूवी रेज भी आते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी स्तर में स्थित ओजोन परत घातक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। यह हमारे लिए एक कंबल यानी ब्लैंकेट की तरह है। इस कारण ओजोन परत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ओजोन परत के निर्माण को समझें। ओजोन की परत निर्माण होने की प्रक्रिया अत्यधिक धीमी है। ऊपरी वायुमंडल में उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणु का विघटन करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन के ये परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ संयुक्त होकर ओजोन का अणु उत्पन्न करते हैं। ऐसे कई सारे अणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। अन्य जीवों की तरह हम भी पर्यावरण का एक भाग है। हमारी गतिविधियां पर्यावरण में परिवर्तन का कारण बनती है। हमारा जीवन सुखद बनाने के लिए हमने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे एरोसोल्स जैसी वस्तुओं का निर्माण किया। इन वस्तुओं में प्रायः क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक यानी CFCs जैसे मानव संश्लेषित रसायनों यानी सिंथेटिक केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्लोरीन के यौगिक है। उद्योगों की स्थापना के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ा। उद्योगों से निकलने वाले गैस में अक्सर क्लोरीन युक्त रासायनिक यौगिक यानी कंपाउंड्स होते हैं। ऊपरी वायुमंडल में पराबैंगनी विकर्ण इन गैसों का विघटन करते हैं, जिससे क्लोरीन के अणु उत्पन्न होते हैं। ये परमाणु ओजोन के अणुओं का विघटन ऑक्सीजन में करते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के लगभग 1,00,000 अणुओं का विघटन करने में सक्षम है। ओजोन अणु बनने की तुलना में विघटित होने का दर कई गुना अधिक है। इसलिए ओजोन परत धीरे धीरे पतली होती जा रही है। विभिन्न कारकों से ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होना ओजोन परत का अपक्षय कहलाता है। ओजोन परत का अपक्षय करने वाले कुछ कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफॉर्म जो क्लोरीन के यौगिक है, और हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स जो ब्रोमीन के यौगिक है। यदि ओजोन परत अत्यधिक पतली हो जाती है तो इससे सूर्य की पराबैंगनी विकिरण जीवों के सीधे संपर्क में आ जाएगी और इससे जंतुओं में त्वचा का जलना, त्वचा का कैंसर, आंख का कैंसर, रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी में ह्रास जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जलीय जंतुओं जैसे मछली के लिए भोजन का मुख्य स्रोत प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन है। प्लवक प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के अंतर्गत पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। पराबैंगनी विकिरण जलीय पादपों जैसे प्लवक के लिए हानिकारक है। यदि प्लवक नहीं होंगे तो मछलियां नहीं होंगी और कई जीवों को भोजन प्राप्त नहीं होगा, जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित है। स्थलीय पादपों में पराबैंगनी विकिरण के कारण वृद्धि, पुष्प धारणा तथा प्रकाश संश्लेषण में समस्या उत्पन्न होगी। इससे संपूर्ण पर्यावरण को हानि होगी। चलिए ओजोन परत के संवर्धन के कुछ उपाय जानें। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक छेद की खोज की है। ओजोन परत की रक्षा के लिए कई देशों की सरकारें काम कर रही है। ओजोन परत की रक्षा करना हम सबकी भी जिम्मेदारी है।
1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न देशों में एक संधि हुई जिसमें ओजोन अपक्षय करने वाले पदार्थों का उत्पादन बंद करना, उपयोग न करना, इनकी खरीद पर रोक तथा वायुमंडल में इनका सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन कम करना इत्यादि से संबंधित निर्णय लिए गए। इसके बाद विभिन्न देश ओजोन की परत को बचाने के लिए सदैव कार्यरत है। हम भी इस कार्य में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सफाई करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कई पदार्थ क्लोरीन या ब्रोमीन के यौगिक होते हैं। हम इनका प्रयोग कम कर सकते हैं तथा इनके स्थान पर अन्य प्राकृतिक पदार्थों जैसे नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। कीटों तथा घास के नियंत्रण के लिए रासायनिक पदार्थों के स्थान पर अन्य प्राकृतिक तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। हम वाहनों का प्रयोग कम कर सकते हैं। इसके लिए हम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खेती में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। पेड़ लगाने से ऑक्सीजन की उत्पत्ति अधिक होगी, जिससे ओजोन निर्माण में सहायता होगी। आप अपने दोस्तों के साथ ओजोन परत के अपक्षय पर अवश्य चर्चा कीजिए और कुछ और तरीके पता कीजिए जिसके अंतर्गत ओजोन परत का संवर्धन किया जा सके। हम प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां करते हैं जिसके दौरान कई ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। इन पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल या कचरा यानी गार्बेज कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल या अजैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। यदि किसी पदार्थ का जैविक प्रक्रम से यानी एंजाइम की सहायता से अपघटन किया जा सकता है तो वह जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, लेकिन यदि किसी पदार्थ का जैव प्रक्रम से अपघटन नहीं किया जा सकता तो वह अजैव निम्नीकरणीय कहलाता है। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा भी बढ़ गई है। साधारणतः कचरे का निपटान करने के लिए इसे खुले मैदान में फेंक दिया जाता है। इसके कारण हमें गांव तथा शहर में कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। आमतौर पर जीवाणु जैविक निम्नीकरणीय कचरे का जैविक प्रक्रम से अपघटन करते हैं और प्राकृतिक तौर पर इन पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। सरल पदार्थ पादपों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और इस प्रकार के कचरे का प्राकृतिक तौर पर निपटान होता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कवक और बैक्टीरिया द्वारा की जाती है जो प्राकृतिक तौर पर जैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन करके पर्यावरण की सफाई में मदद करते हैं। लेकिन जब इन पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होती है तो पर्यावरण में कई समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे दुर्गंध, बीमारियों का संक्रमण इत्यादि। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक साधारणतः अक्रिय यानी इनर्ट होते हैं, इसलिए उनका पर्यावरण में विघटन नहीं होता। इसके कारण वे लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। इनके कारण समस्याएं जैसे नालियों के बहाव में रुकावट, बाढ़, बीमारियों का फैलाव इत्यादि उत्पन्न हो सकती है। दोनों कारकों में वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण भी होता है। मल यानी सीवेज के निपटान की उचित व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय जलाशय और जल के अन्य स्रोत वाहित मल से प्रभावित होते हैं। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जिनमें गैस, कूड़ा कचरा, धातु के लवण एवं तरल अपशिष्ट सम्मिलित है, बिना उपचार यानी ट्रीटमेंट किए पर्यावरण में छोड़ दिए जाते हैं। खेतों से निकलने वाला जल जिसमें कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक होते हैं अक्सर स्थानीय जलाशय में एकत्रित होता है। डीडीटी जैसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के जल में मिलने से जल में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि होती है। इससे जल में शैवाल की तेजी से वृद्धि होती है। इससे पानी में विघटित यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा पानी की गुणवत्ता का ह्रास होता है। इसे ही हम सुपोषण
यानी यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इससे जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी बढ़ जाती है, जिसके कारण जलीय जीवों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वे मर जाते हैं। जरा सोचिए, क्या जल प्रदूषण जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन का कारण भी हो सकता है? अपने दोस्तों या अध्यापक से इसके संदर्भ में चर्चा कीजिए। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें कचरे का उचित तरीकों से प्रबंधन करना आवश्यक है। हमने देखा है कि पदार्थ जैव निम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय हो सकते हैं, इसलिए हमें कचरे को पृथक करना चाहिए। इसके लिए हम 2 प्रकार के कूड़ादान का प्रयोग कर सकते हैं। एक में हम जैव निम्नीकरणीय कचरा तथा दूसरे में अजैव निम्नीकरणीय कचरा एकत्रित कर सकते हैं। दोनों प्रकार के कचरे का निपटान भिन्न प्रकार से कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट में जैव निम्नीकरणीय कचरे का सूक्ष्म जीवों की सहायता से बायोगैस तथा जैविक उर्वरक में परिवर्तन किया जा सकता है। जैव निम्नीकरणीय कचरे को एक गहरे गड्ढे में प्राकृतिक रूप से अपघटन के लिए छोड़ दिया जा सकता है। इससे हम कंपोस्ट भी बना सकते हैं, जो खेती में तथा बगीचे में खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अस्पताल के अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए भस्मक यानी इंसिनरेटर का प्रयोग आवश्यक है, जिसमें कचरे को अत्यधिक ताप पर जलाया जाता है। जरा सोचिए, कचरे के निपटान के लिए इसे जलाना सही है या गलत? सोचिए। बिल्कुल सही, यह गलत है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है। अजैव निम्नीकरणीय कचरे में से कुछ वस्तुओं को विभिन्न प्रकार के उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक की जार में फूलों के पौधे उगाए जा सकते हैं तथा प्लास्टिक की बोतलों में इन पौधों के लिए पानी की व्यवस्था की जा सकती है। बक्सों का वस्तुओं को रखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह किसी वस्तु का बार बार उपयोग करना पुनः उपयोग यानी रीयूज कहलाता है। कुछ पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु इत्यादि का पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग किया जा सकता है। इसमें वस्तुओं को ताप और दाब की सहायता से दूसरी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। घरेलू वाहित मल तथा उद्योगों से निकले तरल का वाहित मल उपचार संयंत्र यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सहायता से उपचार करना आवश्यक है। इससे जल में स्थित उपद्रव्यों का सांद्रण कम हो जाता है, जिससे जल प्रदूषण कम होता है। अब आप अपने अध्यापक से चर्चा करके कचरा प्रबंधन के और तरीकों के बारे में पता कीजिए।